बीपी की बीमारी जो है ना वो एक साइलेंट किलर है। कई बार होता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता है, बल्कि वो 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया कि उसको बीपी की शिकायत शायद पहले से थी, लेकिन उसको कभी पता ही नहीं चला कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका किडनी डैमेज हो सकता है, आपकी नाड़ियाँ हैं वो खराब हो सकती हैं। 140 वाला जो भी ऊपर का बीपी है ना वो भी एक हायर रेंज का बीपी है। वो कभी भी 140 का 150 160 हो सकता है। ब्लड का खून का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गए, लेकिन अब जब आए हैं तो उनको सीधा हार्ट अटैक, जिसे हम एमआई कहते हैं कि एमआई हो गया है। तो ये मतलब कि बीपी की बीमारी है जो वो जानलेवा भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं हाई बीपी एक साइलेंट किलर है, आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे ये आपके पूरे शरीर को खत्म कर देगा। जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं, किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं या हम किसी स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा बीपी सबसे ज्यादा होता है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 8 अरब 20 करोड़ के करीब है। इसमें से 1 अरब 28 करोड़ लोग बीपी की बीमारी के साथ जूझ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये सारे लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि अच्छी डाइट और डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें तो लगभग 80% तक बीपी की बीमारी को या तो होने से रोका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर राजन गोयल। डॉक्टर राजन गोयल बठिंडा पंजाब में फेमस जनरल फिजिशियन हैं। सर एम्स बठिंडा में एज अ रेसिडेंट काम कर चुके हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से बीपी से रिलेटेड सारी कॉमन प्रॉब्लम्स का सर से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में। थैंक यू। सबसे पहले सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीपी की प्रॉब्लम होती क्या है? बीपी की बीमारी या फिर हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, या इसको हिंदी में हम लोग रक्तचाप कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा जो ब्लड का खून का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, जो उसका प्रेशर है जो हमारी नाड़ियों में वो बढ़ने लगता है। तो उसी को हम लोग आम तौर पे कि बीपी की या हाइपरटेंशन की बीमारी कह देते हैं। तो सर इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है सर? इसका नॉर्मल वैल्यू जो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल इसका एवरेज जो है, जो हम कहते हैं कि सिस्टोलिक बीपी या हमारा ऊपर का जो बीपी होता है उसका नॉर्मल वैल्यू है 120 mm ऑफ मर्करी। और जो उसका नीचे का हमारा बीपी है, डायस्टोलिक बीपी है, उसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो होता है 80 mm ऑफ मर्करी। ओके सर, तो बीपी का मतलब क्या होता है सर? हाई बीपी का मतलब क्या होता है? हाई बीपी का मतलब है कि जब आपका जो बीपी है वो रूटीन में भी आपकी इस नॉर्मल वैल्यू से ऊपर रहना शुरू हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि जो प्री हाइपरटेंसिव है, कि अभी बीपी की बीमारी आई नहीं है लेकिन शुरुआत हो चुकी है, तो वो होती है कि पेशेंट का बीपी जो है वो ऊपर का बीपी 120 से 130 के बीच में रहना शुरू हो गया। अगर हम लोग कहते हैं कि बीपी पेशेंट का 130 से ऊपर जाना शुरू हो गया है, 140 से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो मतलब कि उसको बीपी की बीमारी का शुरुआत हो चुकी है, अब उसको बीपी की बीमारी है। तो सर ये बीमारी होती क्यों है? ये बीमारी एक्चुअली ज़्यादा है कि ये कुछ इसके कारण है कि ये जेनेटिक भी होती है, कि फैमिली में आपके है तो आपके पेरेंट्स को है या आपके फर्स्ट डिग्री कजन्स को है, इसके चांसेस है कि आपको भी हो सकती है। बट इसके कारण कुछ है कि जेनेटिक आपके अंदर है, बिल्ट है कि आपको होगी, बट कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका रहन सहन ख़राब है, कि आप बस अपना घर से गए दुकान पे जाके बैठ गए हैं, वहाँ सारा दिन बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, फिर खाना खा रहे हैं तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नमक वाला खाना खाते हैं, ऑयली खाना खा रहे हैं, ज़्यादा तेल मसाले वाला, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कारण इसके साथ जुड़ जाते हैं जो इसको मतलब कि प्रोवोक करते हैं कि आपको बीपी की बीमारी शुरुआत हो जाती है। तो सर जैसे कि फैमिली में किसी को है, फादर को है, मदर को है, चाचा ताऊ में किसी को है, तो क्या हमारे अंदर बीपी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? अगर आपके पेरेंट्स को है या आपके सिबलिंग्स को है तो हाँ, आपके में नॉर्मल किसी की जिसमें नहीं है उसकी फैमिली में, उससे आपके चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको बीपी हो सकता है। तो सर पता कैसे चलेगा कि बीपी हो रहा है? क्या ऐसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि हमें बीपी चेक करवाना चाहिए? बीपी की बीमारी जो है ना वो एक साइलेंट किलर है। पेशेंट को कभी कभी पता ही नहीं चलता, कोई उसकी 10 साल की उम्र बल्कि 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, कि उसको बीपी की शिकायत शायद पहले से थी, लेकिन उसको कभी पता ही नहीं चला। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को अपना रूटीन में साल में एक बार वैसे ही चेकअप करवाना चाहिए। जिसकी स्पेशली हिस्ट्री है घर पे वो तो 6 मंथ पे भी अपना चेकअप करवा सकते हैं बीपी का। सर तो क्या ये बीपी की बीमारी ज़्यादातर बूढ़े लोगों में ही पाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बूढ़ों में ही मिलती है, ये जवान लोगों में भी हो सकती है, किसी की उम्र 30 है, 40 है तो उनमें भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 50-60 के बाद ही होगी। तो इसलिए इसका चेकअप जो है कि 30-35 के बाद सब लोगों को अपना रूटीन चेकअप करना ही चाहिए। ठीक बात है सर। सर जैसे कि आपने बोला कि ये साइलेंट किलर है, तो बहुत सारे लोग तो बहुत लंबे टाइम तक बीपी चेक ही नहीं करवाते, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक बीपी चेक नहीं करवाते। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है और उनको पता ही नहीं चलता, और बहुत लंबे टाइम तक बीपी की प्रॉब्लम उनमें बनी रहती है। तो
कितनी सीरियस होती है सर ये बीपी की प्रॉब्लम? बीपी की शिकायत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। मतलब जैसे आपने कहा कि कई लोगों को पता ही नहीं चलता क्योंकि वो चेकअप करवाते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि उनका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई पेशेंट को कभी कुछ था नहीं, वो तो कहते हैं कि आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गए, लेकिन अब जब आए हैं तो उनको सीधा हार्ट अटैक, जिसे हम एमआई कहते हैं कि एमआई हो गया है, बिल्कुल। या फिर उनको स्ट्रोक हो गया कि अधरंग की बीमारी हो गई है, एक साइड रुकी गई है। बिल्कुल। तो ये उसके साइड इफेक्ट है कि जो पेशेंट चेकअप करवाते ही नहीं है कभी भी, तो ये मतलब कि बीपी की बीमारी है जो वो जानलेवा भी हो सकती है, जो कि बहुत सीरियस जो प्रॉब्लम कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। जैसे हार्ट अटैक आना या अधरंग हो जाना है ना, स्ट्रोक हो जाना, ये सब चीज़ें मतलब कि काफ़ी सीरियस है। तो सर ऐसे कौन से सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आएंगे कि बीपी पेशेंट को आइडिया लग जाए कि अब तो प्रॉब्लम है? हाँ, मतलब कि ईजी ज़्यादा कॉमनली अगर देखें तो पेशेंट को हेडेक होगा, थोड़ा मतलब कि सिर दर्द का पेशेंट कहेगा कि उसको सिर दर्द होता है फ्रिक्वेंटली, या उसको पैल्पिटेशन, घबराहट वगैरह होती है, या फिर वो कहेगा कि मुझे मतलब कि थोड़ा मतलब कि धुंधला दिखता है, या फिर आंखों में भारीपन सा लगा रहता है हमेशा, या मुझे चक्कर आते हैं। ठीक है ना। तो ये एक आम से सिम्टम है जिसमें पेशेंट को अपना बीपी जाके चेक करना चाहिए। सर इसमें लाइफस्टाइल का कितना रोल है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है कि जैसे अगर आप कहें कि हमें पता है कि भाई हमारी फैमिली में बीपी की शिकायत हो सकती है, ठीक है, मतलब कि हमारी फैमिली में रनिंग है और मुझे ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल पहले ही अच्छा रखोगे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, ठीक है ना, आप अपना अच्छा खाना खा रहे हो, घर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, नमक की क्वान्टिटी को एक आपने कम कर रखा है कि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको अपनी इस दिक्कत से बचना है तो आप दिन का 6 ग्राम से कम नमक खाओ। ठीक है ना। आप उसमें मतलब कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ। ठीक है ना। और ये जो मतलब कि फ्राइड आइटम्स हैं या प्रिजर्वेटिव्स वाले आइटम, इनको कम खाओ। एक्सरसाइज करो डेली। तो इसका काफ़ी मेजर रोल है, इससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो काफ़ी हद तक। ओके सर मैंने अभी बहुत सारे, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई बीमारी हम डिस्कस करते हैं तो ये पॉइंट तो हमेशा ही उठता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली एक्सरसाइज, डेली लाइफस्टाइल। तो क्या आपको क्या लगता है, आप जनरल फिजिशियन हो, आप बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारी बीमारियों को देखते हो, बीपी के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों को देखते हो, क्या मैक्सिमम बीमारियों में ये लाइफस्टाइल का रोल बहुत ज़्यादा आता है? बिल्कुल सर। मतलब कि आप मानिए जैसे हम कह देते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं कह रहे सर हमारा बीपी बढ़ता है, ठीक है ना, या कोई कहता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है ना, हमारा खून ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, या कहते हैं कि हमें शुगर की बीमारी है तो वो कंट्रोल नहीं हो रही है ना। बिल्कुल। तो या फिर पेशेंट कोई कहता है कि मुझे मतलब कि लोअर बैक में पेन रहता है, मेरी कमर दर्द रहती है ज़्यादातर, मेरे पैरों में दर्द रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई पहले करो, मतलब कि दवाई खाने से पहले। आप दर्द की दवाई खा लोगे तो हो सकता है कि आपके कोई बीमारी बढ़ी जाए। ज़्यादा देर लोग क्या करते हैं, दर्द की गोली रोज़ खा रहे हैं, उनको वो शॉर्टकट लगता है। ठीक बात। कि दर्द की दवाई रोज खाना, उनको लगता है कि एक गोली खाया तो वो इजी काम है एज कम्पेयर टू मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करूं या डाइट अपनी अच्छी रखूं। तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। आप जितनी मेडिसिन को अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लो, अच्छे फ्रूट्स खाओ, एक्सरसाइज करो, आधा एक घंटा अपने लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात है। तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी है कि हाँ, वो सभी बीमारियों में आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम रहेगा, शुगर पे भी अच्छा असर आता है, शुगर भी कम रहेगा। अल्टीमेटली आपको अपना वेट कम करना है। बिल्कुल। अगर आपका वेट अच्छा रहता है ना तो आपकी काफ़ी बीमारियां आपको वैसे ही नहीं मतलब कि परेशान करेंगी। सर मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, कई बार मैं पूछता हूँ कि क्या आपको बीपी की प्रॉब्लम है? पेशेंट बोलते हैं कि हाँ हमें बीपी की शिकायत थी लेकिन हम कोई दवाई नहीं लेते, हमने लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर रखा है। तो ये क्या चीज़ होती है सर? सर अगर उन लोगों ने लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर रखा है, कई बार होता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता है, ठीक है सर, उसको लगता है कि हाँ मेरा बीपी 140 तक है तो ठीक है, मैंने लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर रखा है। वो लोग बीपी की टैबलेट स्टार्ट करने से डरते हैं, उनको लगता है कि ये लाइफ टाइम के लिए गोली जुड़ जाएगी, ठीक है, जबकि वो उनके लिए हेल्पफुल है ना कि उनके लिए बुरा है। 140 वाला जो भी ऊपर का बीपी है ना, वो भी एक हायर रेंज का बीपी है। ओके सर। तो वो कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। उनका ये मिसकंसेप्शन है कि वो हमने कंट्रोल कर रखा है 140 पे या 130 पे, ठीक है ना। कभी भी ऐसा टाइम आ सकता है कि अगर कोई स्ट्रेस फैक्टर ऐसा आ गया तो वो कभी भी 140 का 150 160 हो सकता है। तो हमारे हिसाब से उनको इस चीज़ के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नो डाउट वो हेल्प करती हैं, बट हाँ वो उसको ट्रीट नहीं करती हैं। सर कितने बीपी पे हमें मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है? हमें अगर आपका सिस्टोलिक बीपी जो है वो 140 क्रॉस कर रहा है और आपका जो डायस्टोलिक नीचे वाला बीपी 90 क्रॉस कर रहा है तो हमें उस पर मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। ओके सर, क्योंकि अगर उसके ऊपर बीपी चला जाता है तो हमारे शरीर में डैमेज स्टार्ट हो जाता है। हाँ डैमेज स्टार्ट, वो डेंजर जोन में आ जाता है। सर ये जो ट्रीटमेंट होता है, एक आदमी जैसे कि लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता है, तो किसी
बीपी के मरीज के लिए ये ट्रीटमेंट कितना चैलेंजिंग होता है सर? ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं है, मतलब कि अगर आप उल्टा चैलेंजिंग आपके लिए तब होगा जब आप उसको सोचते हो कि मैं मेडिसिन स्टार्ट ना करूं और उसको मतलब कि प्रोलॉन्ग करते हो टाइम ड्यूरेशन को, कि अगर आपको 10 साल से पता है और आपने मेडिसिन ली नहीं 10 साल तक, फिर वो हमारे लिए भी चैलेंजिंग है और पेशेंट के लिए भी चैलेंजिंग है, उसकी मेडिसिन ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। अगर आप यही चीज़ अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लो, अपना प्रिवेंट करो, लाइफस्टाइल अच्छी रखो, तो आई थिंक अगर किसी को हाइपरटेंशन है भी तो वो 1 या 2 टैबलेट से मैनेज किया जा सकता है स्टार्टिंग में। ओके सर। जैसे सर किसी को पता है कि भाई अपनी फैमिली में हाइपरटेंशन है, तो इसका मतलब पूरी फैमिली रिस्क पे है हाइपरटेंशन के लिए, तो सर एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम करें कि हम हमारी पूरी फैमिली को बीपी से बचा सकें? सर फिर से वही बात है कि हमें फिर से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग मल्कि कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में एक ऐसी चीज़ है। पूरी फैमिली ही उस चीज़ को, हाँ पूरी फैमिली ही अपनी डाइट अच्छी रखे, जिसके लिए हम कहते हैं कि डैश डाइट आती है। ओके सर। ये स्पेशली एक डैश डाइट होती है कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, अच्छा। बीपी से प्रिवेंट करने के लिए। उसमें सारा आ जाता है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए और मतलब कि फ्रूट्स वगैरह लीजिए, पोटेशियम रिच डाइट लीजिए, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, लो मतलब कि फैट जो मिल्क है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लो फैट वाले होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये चीज़ें उसमें आती हैं कि वो आप डाइटरी कंट्रोल कर सकते हो। फिर अपना लाइफस्टाइल जो है वो आपका सीडेंटरी नहीं होना चाहिए कि बस सारा दिन इधर से गए उधर जाके बैठ गए हैं, है ना। थोड़ी एक्टिवनेस होनी चाहिए। कम से कम आप जो हमारा मिनिमम कहते हैं हम लोग कि 30 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली, ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट जो है कि वो आपको करनी ही चाहिए। सर तो बीपी की दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? बीपी की मेडिसिन अगर प्रॉपर वे से पेशेंट ले रहा है तो उसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि चलो पेशेंट ने मेडिसिन ले ली है और मतलब कि खाना नहीं खाया है या फिर पानी नहीं पी रहा है, तो कई बार बीपी कम हो सकता है, उसकी वजह से उसको थोड़ा सा मतलब कि लाइट हेडेडनेस की थोड़ा सा मतलब कि होता है हेड में, बाकी ऐसे चक्कर आ सकते हैं। एज सच कोई वैसा मतलब कि डेंजर जोन वाला वो नहीं है कि हम बिल्कुल ही कोई ख़राब ही कर रहा है उसकी बॉडी को, वो उल्टा उसके लिए बेनिफिशियल है। सर बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियस होते हैं और वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट क्या है। तो क्या बीपी के इलाज में कोई नई एडवांसमेंट है? बीपी के इलाज में हाँ, कुछ मेडिकेशंस ऐसी आ गई हैं मार्केट में कि जिनसे हम लोग मतलब कि बीपी की वजह से जो होने वाले रिस्क हैं, जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या फिर मतलब कि किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, उनका प्रोग्रेशन अगर हम रोक सकते हैं या थोड़ा उनको स्लो कर सकते हैं तो कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं। सर बीपी की मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं? सर मोस्ट सीरियस जैसे मैंने पहले बताया कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है ना, आपको स्ट्रोक जो अधरंग होता है वो हो सकता है, आपका किडनी डैमेज हो सकता है, और या फिर आपके जो मतलब कि वेसल्स हैं, आपकी नाड़ियाँ हैं वो ख़राब हो सकती हैं। उसकी वजह से फिर तो आगे कुछ भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो सकती हैं, जान भी जा सकती है। हाँ, जान भी जा सकती है उसमें। सर ये हमारा पहला राउंड था जिसमें अब जनरल क्वेश्चंस के बारे में हमने बात करी, ठीक है। अब हमारा सेकंड राउंड है जिसमें हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट के बारे में। लोगों के मन में कुछ विश्वास हैं जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी, उनके बारे में हम आपसे पूछेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, योगा और प्राणायाम बीपी का असली इलाज होता है? मतलब कि असली इलाज नहीं सर, हाँ ये एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, इलाज का एक पार्ट है, ठीक है सर। बट अगर आपको बीपी की शिकायत है तो आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। घर का खाना खाओ, बीपी की बीमारी से छुटकारा पाओ? छुटकारा पाओ नहीं कह सकते सर, मतलब कि फिर से वही बात कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस है। घर का खाना खाएंगे तो नो डाउट आपकी हो सकता है एक गोली कम हो जाए, बट बढ़ेगी नहीं। हेल्दी डाइट हाई फाई, बीपी को बाय बाय? बाय बाय तो हाँ, मतलब कुछ आप हद तक रोक सकते हो उसको बढ़ने से, बट हाँ अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट तो मैंडेटरी है। हकीम की देसी दवाई हो बाबा जी की जड़ी बूटी, बीपी का असली इलाज यही, डॉक्टर की दवाई की छुट्टी? नहीं सर, ये तो गलत चीज़ है। ये तो उल्टा हाँ, पेशेंट लेके फिर बाद में जड़ी बूटियाँ और नुकसान करके आ जाते हैं। वो ये अपना वो वाली स्टेज आ गई है कि जितना खींचोगे उतना फिर हमारे लिए भी चैलेंजिंग है और पेशेंट के लिए भी चैलेंजिंग है। तो मेडिसिन लेनी जरूरी है? मेडिसिन लेनी जरूरी है। बीड़ी सिगरेट तूफान में, बीपी आसमान में? हाँ बिल्कुल सही बात है। जितना आप स्मोकिंग और ये सब करेंगे उतना बीपी बढ़ता जाएगा। साल्ट जितना ज़्यादा, बीपी उतना ज़्यादा? ये भी बात ठीक है, जितना नमक ज़्यादा उतना बीपी ज़्यादा। नमक को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। रात की नींद का कर्ज दिन का बीपी चुकाता है? हाँ जी, ये भी ठीक है कि आपको रात की नींद कम से कम 8 घंटे की नींद आपके लिए मैंडेटरी, आपको लेनी ही पड़ेगी। जवान जान, बीपी अनजान?
बूढ़ी जान बीपी से परेशान। फिर से वही ठीक चीज़ है सर कि हम लोग जवान है तो देखते ही नहीं है, केयर ही नहीं करते हैं उस चीज़ की कि हम रूटीन चेकअप करवा लें, या हमारे पास टाइम ही नहीं है आज के टाइम में। तो फिर है कि जब बुढ़ापा आएगा तो फिर परेशान तो करेगा ही। बीपी के इलाज की सारी दवाई ली जाएगी, बीपी हो जाएगा ठीक तो सारी दवाई बंद कर दी जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग करते हैं बीपी ठीक रहने लग जाता है, दवाई बंद कर देते हैं, कह रहे अब तो ठीक हो गया। नहीं, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीपी लेनी पड़ेगी, दवाई तो लाइफ टाइम ले जाएगी। हाँ। बीपी की बीमारी का गांव को पता नहीं, शहर में कोई बचा नहीं। बिल्कुल सही बात है। फिर से वही है सर, गांव वालों की लाइफस्टाइल अच्छी है हमसे, शहर वालों के पास अपने लिए टाइम ही नहीं है कि वो अपनी बॉडी को टाइम दे सकें। तो मतलब कि लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है शहर वालों का थोड़ा। तो गांव में कम है, गांव में कम है इसलिए बीपी, और शहर में ज़्यादा। शहर में ज़्यादा है। गुस्सा करने से सिर्फ मूड नहीं, बीपी भी खराब होता है। बिल्कुल, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, एंगर इश्यूज है, गुस्सा ज़्यादा करते हो तो आपका बीपी ज़रूर बढ़ेगा। क्या इस बीमारी के ट्रीटमेंट के साथ नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर, ये हमारा सेकंड राउंड था जिसमें हमने मिथ एंड फैक्ट के बारे में बात करी। अब हमारा थर्ड राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिनका 1 वर्ड या 1 लाइन में आपने आंसर देना है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला सिम्टम जो एक पेशेंट को चेक करना चाहिए। अगर पेशेंट को हेडेक वगैरह है, हेडेक है या फिर घबराहट होती है तो उनको अपना बीपी जरूर चेक करना चाहिए। बीपी का नॉर्मल रेंज कितना होता है? सिस्टोलिक बीपी 120 और जो नीचे डायस्टोलिक है वो 80। कितना बीपी हाई बीपी कहलाता है? अगर बीपी 130 से ज़्यादा है ऊपर वाला और 90 से ज़्यादा है नीचे वाला तो वो हाई बीपी है। इस बीमारी का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि मैंडेटरी है, प्लस मेडिसिन। ट्रीटमेंट के बाद लाइफ कितनी नॉर्मल होती है 0 से 10 स्केल पर? बिल्कुल नॉर्मल है सर, बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10। अगर डिले करें ट्रीटमेंट में तो रिस्क कितना बढ़ता है? सर, रिस्क आपका हार्ट की बीमारियों का, ब्रेन का, सबका बहुत ज़्यादा 50-60% रिस्क बढ़ चुका है आपका। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में क्या है? लोगों को लगता है कि हमारी गोली जुड़ जाएगी लाइफ टाइम के लिए, हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। और दूसरा है कि कई लोग होते हैं जो गोली खा लेते हैं, कह रहे हैं कि अब ठीक हो गए तो बंद कर देते हैं। इस बीमारी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि लोग लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करते हैं। मेडिसिन खाने के लिए सब लोग रेडी हैं, बट अपना लाइफस्टाइल कोई चेंज नहीं करना चाहता, एक्सरसाइज और डाइट को कोई नहीं ठीक करना चाहता है। इंडिया में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल इस बीमारी के इलाज के लिए? सारे बेस्ट हैं सर, कौन सा बुरा है, सब ठीक है। क्या पेशेंट्स के लिए डाइट पे फोकस करना जरूरी है? बिल्कुल, मैं पहले बताया कि डैश डाइट आती है जिसके लिए हम कहते हैं कि मतलब कि वेजिटेबल्स लो, सैलड लो, नमक कम खाओ, अल्कोहल अवॉइड करो। एक चीज़ जो आप चाहेंगे हर इंसान याद रखे इस बीमारी के बारे में? इस बीमारी में रिस्क नहीं लेना है और मेडिसिन अपनी कभी बंद नहीं करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्या आप सजेस्ट करते हैं एनुअल चेकअप्स फॉर प्रिवेंशन? हाँ जी, बिल्कुल एनुअल चेकअप्स होने चाहिए। खास करके जो नॉर्मल लोग हैं उनमें भी एनुअल होना चाहिए, और जिनके घर में ऑलरेडी कोई हाइपरटेंशन है उनका तो होना ही चाहिए। क्या कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन या एनवायरनमेंट इस बीमारी का ज़्यादा रिस्क होता है? जो भी मतलब कि ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे पर्सन सारा दिन बैठे रहते हैं, उठते नहीं हैं, और या फिर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो सारे इस इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में है कि उनका बढ़ सकता है। यानी कि मैक्सिमम प्रोफेशन हाइपरटेंशन के रिस्क में है। हाँ जी, मैक्सिमम लोग तो उसमें हैं ही। क्या ये बीमारी कंटाजियस है, यानी कि छूने से फैलती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक चेंज करना हो हेल्थ केयर सिस्टम में इस कंडीशन को लेकर तो वो आप क्या करेंगे? हेल्थ केयर में सर सबसे ज़्यादा है कि आजकल जो करना चाहिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में पेशेंट को बताना चाहिए, उसको कन्विंस करना चाहिए। पेशेंट इस चीज़ को लेकर कन्विंस ही नहीं होते हैं कि हम लोग बता देते हैं कि बस आप ये कर लेना, बट पेशेंट को थोड़ा सा आपको डिटेल में उस चीज़ के बारे में समझाना चाहिए कि उसको हाँ इस चीज़ का बेनिफिट भी है, और मेडिसिन के बारे में भी थोड़ा बताना चाहिए कि वो उसको बंद ना करे कभी भी। सर, ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने हाइपरटेंशन के बारे में पूरी डिटेल में आपसे जानकारी ली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू दिस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।